नमस्कार, सत्हिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं ये सिलसिला चला रहा हूं कि कैसे दुनिया भर के देशों में रह रहे लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से वहाँ देशों की सरकारें इसको देख रही हैं, जो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन है कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं। और इस सिलसिले में मैं आपको कई देशों में ले जा चुका हूँ। कल ही हम लंदन गए थे, आज हम स्वीडन चलेंगे। स्वीडन से हमारे साथ जुड़ रही हैं सबा सिन्हा, जो कि पब्लिक सर्विस और डेवलपमेंट के क्षेत्र में डिजाइन और इनोवेशन का काम करती हैं। वहाँ कई सालों से रह रही हैं और वो हमें बताएंगी कि स्वीडन में किस तरह के हालात हैं, लोग कैसे अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, उनमें कितनी दहशत है, कितना खौफ है। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा स्वीडन से परिचय करा दूं कि ये यूरोप का एक मुल्क है। यूरोपियन संघ जो है, यूरोपीय संघ है, उसका ये तीसरा बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, और पूरे यूरोप में इसका 5वां नंबर आता है। अगर आबादी के हिसाब से देखें तो करीब 1 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 2.5 करोड़ लोग बाहर से आकर बसे हुए लोग हैं। पर कैपिटा इनकम के मामले में ये दुनिया का सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता है। सबसे ज्यादा खुशहाल देशों में गिना जाता है। 11वां स्थान है इसका पर कैपिटा इनकम के मामले में। और अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जाएंगे तो इसका स्थान भी 7वां है। मतलब ये दुनिया के सबसे बेहतरीन संपन्न खुशहाल देशों में है, जहां तमाम तरह की सुविधाएं हैं, हेल्थ की, एजुकेशन की, ये तमाम फैसिलिटीज हैं वहाँ। तो ये है। और अभी स्वीडन का नाम चूंकि इस महामारी के दौरान काफी लिया गया स्वीडिश मॉडल के लिए, क्योंकि स्वीडन ने पूरी दुनिया से अलग हटके, अलग ढंग से इसको हैंडल करने की कोशिश की। वहां कोई लॉकडाउन नहीं लगाया गया, केवल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। सोशल डिस्टेंसिंग के कुछ गाइडलाइंस थी, कुछ नियम थे जिनको फॉलो करना था। 50 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं मिल सकते थे, लेकिन रेस्तरा, बार, सड़कें, पार्क, शॉपिंग मॉल, ये सब खुले हुए थे और लोग आजादी से घूम फिर रहे थे। यहाँ तक कि लोग मास्क भी बहुत कम लगा रहे थे। लेकिन अब वो स्वीडिश मॉडल जो पहले काफी तारीफ की जा रही थी, अब उसकी आलोचना होने लगी है, क्योंकि वो कोलैप्स कर रहा है। वहाँ जो संक्रमण है उसकी रफ्तार बढ़ गई है, ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो उसके पड़ोसी देश हैं, नॉर्वे या फिनलैंड, जहां पर लॉकडाउन, कड़े लॉकडाउन लगाए गए थे, वहां जो मृत्यु दर है वो कम थी और स्वीडन में ज्यादा थी। तो ये हालात हैं वहां के। हमारे साथ सबा सिन्हा है। सबा, सबसे पहले ये बताओ कि अभी यहाँ वहां पर क्या हालात हैं, लोगों की मनोदशा क्या है, किस तरह से सोच रहे हैं अब जबकि फिर से संक्रमण वहां बढ़ रहा है। थैंक यू। 2 चीजें देखने में आ रही हैं फिलहाल। एक तो थोड़ी बढ़त है दहशत में, या ये सोचने में कि अरे अब काफी तेजी से फैल रहा है, तो कहीं भी मतलब उसके आपका इन्फेक्शन या वायरस से संक्रमित होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ ये है। दूसरी तरफ ऐसा देखने में, या हमारे आसपास या मेरे दोस्तों में, या जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि बार्स, रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरी स्टोर्स, सड़कें, बसेस, जो पब्लिक स्पेसेस हैं, उसमें लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में या काफी वक्त से धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। स्वीडन में मौसम भी गर्म हुआ है पिछले कुछ हफ्तों में या महीनों में, और गर्मियों का मौसम यहाँ पे बहुत जरूरी और लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इतना वक्त सर्दी में और घर के अंदर बिताया जाता है, तो लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है बाहर निकलना, वॉक करना, बच्चों को बाहर लेके जाना, घूमना, पिकनिक करना, तालाब के किनारे, स्विमिंग जाना। ये सारी चीजें जो हैं वो लगातार बढ़ी हैं। आप देखेंगे स्विमिंग पूल्स भरे हुए हैं। बच्चे जो हैं तालाबों के किनारे, बच्चे, बूढ़े, सब किस्म के परिवार जो हैं वो जा रहे हैं, तैर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं। सड़क चलते आपको बहुत बहुत लोग दिखेंगे। बार्स में, रेस्टोरेंट्स में आपको बहुत लोग दिखेंगे। जो मेरे हिसाब से जिसका एक बहुत बड़ा कारण समर है। समर और ये वेकेशन, मतलब छुट्टी का मौसम भी है। स्वीडन में जो कार्यरत लोग होते हैं, स्कूल के बच्चों के अलावा जो काम करने वाले लोग हैं, उनको
समर्स में तो जुलाई, अगस्त, जून भी, ये सब महीनों में 5 हफ्ते तक की छुट्टी अप्लाई करने का देयर इज अ राइट, वो उनका हक है। तो वो कर सकते हैं, या 4 हफ्ते जितना, तो वो अब लंबी छुट्टी अब का। ये बताइए कि आपने बताया कि लगातार लोगों की तादाद बढ़ रही है, तो क्या उनके अंदर से भय निकल गया है, दहशत नहीं है उनमें, या वो दहशत इसलिए हावी नहीं हो पा रही कि वो समर का एंजॉय करना चाहते हैं और उसके सामने ये डर काम नहीं कर रहा है? मेरे ख्याल से 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो समर एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और वो छुट्टी और वो आराम कर पाना और जो आपके मन में आए वो कर पाना। उसमें एक और चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ समर हाउसेज़ होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोग शहर में और एक साथ रहें। बहुत लोग दूर किसी घाटी, किसी समुद्र के किनारे किसी छोटे से कैबिन में जाके रह जाते हैं, तो उससे जो आपसी डिस्टेंस है वो भी थोड़ा बढ़ता है। दूसरा दूसरा एक तो समर का बहुत बड़ा, और दूसरा एक सेल्फ अश्योरेंस और अश्योरेंस फॉर द गवर्नमेंट या दूसरे पे भरोसा भी काफी है यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ देखती हूँ, लोग जब रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ता है, लेकिन उनको बहुत भरोसा है कि जो रेस्टोरेंट है वो जो उनको गाइडलाइंस इशू की गई हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस हैं या क्लेanलीनेस या हाइजीन गाइडलाइंस हैं, उनका वो पालन कर रहे हैं। तो उसका उस पे बहुत भरोसा भी है, जो मुझे लगता है 2 बड़े कारण हैं। हाँ, ये भरोसा इसलिए भी होगा क्योंकि वहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है हाँ, और कुछ अगर होता है तो वो उसमें संभाला जा सकता है। लेकिन ये हाँ, सभा की ठीक है, वहाँ आर्थिक गतिविधियां चलती रहीं, इसके बावजूद मैं देख रहा था कि बेरोजगारी दर बढ़ गई है वहाँ पर। हुँ, है कि हुँ, प्रोडक्शन कम हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कम हुई होगी और जो आर्थिक गतिविधियां हैं फिर भी कम तो हुई ही हैं। तो हुँ। सरकार ने बेरोजगारों के लिए और ऐसे लोग जिनकी इनकम बंद हो गई है, क्या उनके लिए कुछ किया है? उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, तो यहाँ सरकार ने यहाँ पे कई तरह की दो हिस्सों में उनके प्रयास रहे हैं। एक है सोशल और एक है इकोनॉमिक, जो इंटरसेक्ट भी करते हैं। इकोनॉमिक हिस्से में यहाँ की जो सरकार है उसने कई तरह की चीजें की हैं, जैसे जो बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट देना। तो अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोविड के दौरान आपका बिजनेस जो है वो नीचे गया है, या आपको अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह देने में दिक्कत हो रही है, तो सरकार जो है वो आपको रिलीफ प्रोवाइड करती है, क्राइसिस पैकेजेस हैं। तो मेरी कंपनी फॉर एग्जांपल, जिसमें मैं काम कर रही हूँ, वहाँ हमारी कंपनी ने सरकार से मदद मांगी, और कुछ हिस्सा हमारी सैलरी का अभी भी कंपनी देती है और कुछ हिस्सा जो है वो सरकार पूरा कर रही है। तो ये इसलिए ताकि कम से कम लोग अपनी नौकरी से निकाले जाएं, या कम से कम लोगों को इफेक्ट हो, या बिजनेसेस सर्वाइव करें। अ, और चीजें की गई हैं, जैसे जो अगर किसी कंपनी में बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, काफ़ी एम्प्लॉइज़ जो हैं, उनको सिक लीव की ज़रूरत है, तो उससे भी कंपनी पे फ़र्क पड़ता है। तो उसके लिए सपोर्ट है। जो एम्प्लॉयी खुद है, उसको सिक लीव का सपोर्ट है। जैसे यहाँ पे यूजुअली ऐसा होता है कि आपका जो पहला दिन है, उस पे आपको तनख्वाह नहीं मिलती है, और उसके अगले दिन से आपकी कंपनी आपको 80% तनख्वाह देती है, अगले 14 दिन तक या ऐसा कुछ, मतलब लगभग। उसके उसके बाद इंश्योरेंस से पैसा मिलता है। तो सरकार ने अब ऐसा कहा है कि अगर आपके पहले दिन का भी हम आपको रीइम्बर्स, हम आपका पैसा लौटा देंगे, या उसके बाद भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये सब कुछ चीजें हैं। उसके अलावा जो सरकार है उसने काफी फंडिंग जो है लोकल
गवर्नमेंट या लोकल जो वो हैं उनको प्रोवाइड, म्युनिसिपल बॉडीज होंगी जी। म्युनिसिपल, हाँ, ताकि ताकि वो अपने एरियाज में काम कर सकें। अपने एरियाज में कुछ फंडिंग जो है, यहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, जो मदद करती है लोग जिनके पास नौकरी नहीं है, जनरली भी मदद करती है जिनके पास नौकरी नहीं है, उनको नौकरी दिलाने, एक्स्ट्रा जॉब्स, कोई भी किसी भी तरह की, तो उसमें काफी फंडिंग या उनको बहुत एनकरेजमेंट या उस पर काफी जोर भी है। तो इस तरह की चीजें तो कर रहे हैं। रेगुलेशंस रेगुलेशंस रिलैक्स किए हैं। एक और चीज इन्होंने किया, जैसे मेरे जैसे लोग जो यहाँ पे वर्क परमिट के साथ हैं, उनके लिए कुछ चीजें जो हैं अडेप्ट की गई हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुझे कम तनख्वाह दे सके, तो उससे मेरे परमिट पे क्या फर्क पड़ता है, ये सब चीजें, और उसके लिए एडवाइजरी और गाइडलाइंस भी उन्होंने इशू की हैं। तो ये बताइए कि इस पूरे महामारी का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है, किस सेगमेंट पर पॉपुलेशन के पड़ रहा है? ठीक है, बुजुर्ग तो सबसे ज्यादा इससे अफेक्टेड हुए हैं। इतने ओल्ड एज होम हैं जिनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया, क्योंकि सबसे पहले वहीं सबसे ज्यादा डेथ हुई और सरकार उससे परेशान हो गई थी कि इतना कड़ा लॉकडाउन, लॉकडाउन नहीं, इतने रेस्ट्रिक्शन के बावजूद ये क्यों हो रहा है। तो और सेगमेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं? यहाँ पे मतलब हालांकि बहुत बहुत जोर इकोनॉमिक एक्टिविटी पे है, लेकिन बिजनेसेस ने बहुत बहुत भारी संख्या में और बहुत भारी क्या कहते, मतलब बहुत बहुत जबरदस्त झटके सहे हैं बिजनेसेस ने, और खासतौर से जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे स्टोर्स जो हैं उन्होंने बैंकरप्सी डिक्लेयर की है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं, कैफेज बंद हो गए हैं, जिसका जिसका असर उनके लोगों पे भी पड़ता है। जो लोग वहाँ काम करते हैं उनकी नौकरियां चली गई हैं, उनके पास नहीं, खास तौर से जो लोग हाई स्किल्ड वर्क में नहीं हैं, जो जो फिजिकल लेबर या जो जेनेरिक कामों में कार्यरत है, तो उन पे बहुत फर्क पड़ा है। उसके अलावा बड़ी कंपनीज में से मैंने ऐसा बहुत नहीं सुना। ये बताइए कि जो सरकार कर रही है, क्या उसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है वहां पर कि ये गलत तरीके से हाँ, किया जा रहा है? हाँ, दोनों तरफ से लोग हैं। क्रिटिसिज्म है। इनफैक्ट कुछ कुछ हफ्तों पहले जो पब्लिक हेल्थ एजेंसी के हेड हैं यहाँ, उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमको डू ओवर मिले, अगर हम दोबारा कर सकेंगे सब कुछ, तो शायद हम कुछ चीजें अलग तरीकों से करेंगे। तो क्रिटिसिज्म है, बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं, बहुत निंदा की जा रही है। कई जगहों पे मीडिया हाउसेस कवर करते हैं, जर्नलिस्ट सवाल पूछते हैं, इंटरनेशनल और नेशनल लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जिसको सरकार पे बहुत भरोसा है, और उनकी जो कार्यशैली है या जो उनकी स्ट्रैटेजी है उस पे बहुत भरोसा है। तो वो स्ट्रिक्टली जो है सरकार के दिए गाइडलाइंस को या हेल्थ एजेंसी के दिए गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि उस तक लिमिटेड रखें। रिसेंटली आपने कोई बदलाव देखा है स्ट्रेटजी में, पॉलिसीज में, सरकार की पेंडेमिक से निपटने के मामले में कोई चेंज आया है, या जो शुरुआत में था वही वैसा ही चला जा रहा है? ट्रैवल एडवाइजरी वगैरह बदली हैं। मतलब पहले शुरुआत में ये सब था, मतलब थोड़ा अनक्लियर था। जैसे उन्होंने कहा कि कोई पब्लिक इवेंट्स नहीं होंगे, 50 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना वो नहीं है। धीरे धीरे करके ट्रैवल पे बहुत गाइडलाइंस थी कि अगर आप कुछ ना कर अवॉइड कर सकें तो ना करें। तो ट्रैवल एडवाइजरीज थोड़ी बदली हैं, खुलने टुवर्ड्स ओपनिंग, मतलब तो थोड़ा खुला है। उसके उलट सरकार ने कोविड टेस्टिंग जो है वो सबको मुहैया करा दी है। तो अब कोई भी अपने आसपास के किसी सेंटर से अपॉइंटमेंट लेके वहां जाके अपना टेस्ट करा सकता है, और
उसको उसका पैसा जो है रीइम्बर्स कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसका जो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है संख्या बढ़ने में, मतलब जो हमें डिटेक्टेड केसेस दिखाई दे रहे हैं उसकी संख्या बढ़ने में बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है। उसके अलावा जो स्वीडन में सबसे ज्यादा जो है वो गाइडलाइंस और एडवाइजरी है। देयर आर नो कोई भी बड़े रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो उन्होंने एडवाइजरीज बढ़ानी शुरू की हैं या गाइडलाइंस या अनाउंसमेंट, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अनाउंसमेंट्स वगैरह बढ़ा रहे हैं या रेस्टोरेंट्स में गाइडलाइंस या ये सब बढ़ रहा है। स्कूल अभी भी खुले हुए हैं, वो शुरू से खुले हैं। स्वीडन का कहना है कि या अपर सेकेंडरी और उसके ऊपर के इंस्टीट्यूशंस बंद हैं या ऑनलाइन क्लासेस में तब्दील हुए हैं, लेकिन नीचे के जो जूनियर स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल्स हैं, वो सब शुरू से खुले हुए हैं। और स्वीडन का कहना है, सरकार का कहना है कि वो ज़रूरी है ताकि जो एसेंशियल वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनके बच्चे कहीं रह सकें, मतलब नहीं तो वो उनके कार्य में बाधा आएगी। या अगर लोग नौकरी करने जाते हैं या नौकरी में बिजी होते हैं तो वो अपने बच्चों को बहुत बार उनके दादा दादी या नाना नानी के पास छोड़ते हैं, जिससे जो बूढ़े लोग हैं उन पे प्रेशर बढ़ता है। तो उसको कम करने के लिए स्कूल खुले रखना ज़रूरी है। और इनका कहना है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो बहुत स्टेबल फैमिलीज से नहीं आते हैं, उनके लिए सोशल स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण स्कूल होता है, तो इसलिए भी वो खुले हुए हैं। तो ये सब इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस अब तक जो है उनको ऐसा रिक्वेस्ट आप था। अब हफ्ते में कितने बार बाहर निकलती हो, कितने बार आप रेस्तोरां जाती हो, कितने बार ग्रोसरी के लिए जाती हो, कितनी बार स्विमिंग पूल के चक्कर लगाती हो? पर्सनली नहीं, मेरे दोस्त हैं जो जिम जा रहे हैं या जिन्होंने अब हमारे पड़ोसी हैं जिन्होंने अब बच्चों को स्विमिंग ले जाना शुरू कर दिया है, या बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो तालाबों में, यहाँ बहुत स्टॉकहोम में पानी बहुत है, तो तालाबों में जाके थोड़ा वक्त बिताना या उसके किनारे वक्त बिताना ऐसा कर रहे हैं। पर्सनली हम बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं। हफ्ते डेढ़ हफ्ते में एक बार ग्रोसरीज, राशन, खाने का सामान, फल वगैरह लेके आते हैं, और जितना दिन चल जाए उतना दिन। उसके अलावा अगर बहुत ज़रूरत होती है तो एक आध दफ़ा मैं ऑफिस गई हूँ, पिछले हफ्ते गई, उसके पिछले हफ्ते, तो हफ्ते में एक बार या उससे कम। लेकिन हमारा बाहर जाना बहुत बहुत कम रहा है इस दौरान। ठीक है सबा, आप अपना ध्यान रखिए। और आपने बहुत सारी जानकारियां दी हैं स्वीडन के बारे में, स्वीडन में किस तरह से लोग महामारी से जूझ रहे हैं और जिस तरह से खुला माहौल है वहाँ, उसका क्या असर पड़ रहा है पूरे स्वीडन पर। मैं आपको बता दूं कि हर्ड कम्युनिटी का भी प्रयोग स्वीडन में हो रहा है। ये शुरू में मानकर चला गया था कि जितना ज़्यादा कोविड फैलेगा उतना ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और एक समय बाद स्वीडन को इस सारे लॉकडाउन और रेस्ट्रिक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि वो भी क्वेश्चनेबल है और अभी भी है, लगातार उस पर क्वेश्चन किए जा रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन में ये प्रयोग बुरी तरह फेल हुआ और बोरिस जॉनसन तक को एडमिट होना पड़ा था, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। बहरहाल, तो दोस्तों ये था स्वीडन के बारे में सबा की रिपोर्ट। आप समझिए जो भी उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। हम जल्दी ही एक और मुल्क की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ के लोग कोरोना से कैसे निपट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।